आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। महायुति में जिन 5 मंत्रालय पर फंसा है पेच, वो महाराष्ट्र में कितने अहम। एकनाथ शिंदे कर सकते हैं बड़ा ऐलान, शिवसेना ने फिर दोहराया महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तमिलनाडु पुडुचेरी के हिस्सों में फिंगल ने दी दस्तक, चेन्नई हवाई अड्डा शाम 7 बजे तक बंद। संभल पर सियासी संग्राम, मुरादाबाद कमिश्नर किसी भी दल को क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं। पुलिस हम पर 10 संदिग्धों के नाम लेने का दबाव बना रही, बोले संभल हिंसा में घायल के परिजन। हिजबुल्लाह ने इजराइल संग युद्ध विराम समझौते में सहयोग की बात कही। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सीरिया में चली ऐसी चाल, फंसे रूस और ईरान। अगले हफ्ते कमाई का मौका, 3 नए आईपीओ खुलेंगे। रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 ने तोड़ा 52 साल का यह रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली पहली फिल्म बनी। और भारतीय टीम हार की कगार पर, हार्दिक राज भी आउट, पाक ने दे दिया है ये टारगेट। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद विभाग बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। कहा जा रहा है कि विभाग बंटवारे में शिवसेना को कम तरजीह मिलने से नाराज एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए हैं। इसकी वजह से सरकार गठन में देरी हो रही है। महायुति की गठित होने वाली नई सरकार में कम से कम 5 विभागों को लेकर माथापच्ची चल रही है। इनमें वित्त, गृह, शहरी विकास, सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग शामिल है। सबसे ज्यादा माथापच्ची इस विभाग को लेकर है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी तो बीजेपी के पास यह विभाग चला गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस विभाग के मुखिया बने। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास जा रही है तो शिंदे सेना इसे खुद के पास रखना चाह रही है। शिंदे सेना के संजय सिरसाट का कहना है कि एकनाथ शिंदे वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें गृह विभाग दिया जाना चाहिए। 2019 में उद्धव ठाकरे की जब सरकार बनी तो गृह विभाग एनसीपी को दिया गया था। किसी भी राज्य में गृह विभाग को सबसे अहम माना जाता है। इसी विभाग के अधीन पुलिस और इंटेलिजेंस है। महाराष्ट्र में सिर्फ पुलिस का सालाना बजट 24,050 करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन शिवसेना ने शनिवार को दोहराया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शिंदे शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के बाद लौटे और सीधे अपने गांव सतारा के लिए रवाना हो गए। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इस बीच शिवसेना के प्रवक्ता ने संकेत दिए हैं कि शिंदे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने पैतृक गांव जाते हैं। आज बड़ा फैसला लेंगे शिंदे। शिवसेना विधायक और प्रवक्ता संजय सिरसाट ने शनिवार को कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना है तो वह सतारा जिले के अपने पैतृक गांव दारे जाते हैं। यह उनकी पसंदीदा जगह है। सिरसाट ने शुक्रवार को भी ऐसा ही बयान दिया था। इससे साफ है कि शिंदे कुछ बड़ा सोच रहे हैं। शिंदे ने कहा था कि वह थकान और गले में दर्द महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। शुक्रवार को दारे गांव पहुंचने पर शिंदे ने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। यह चुप्पी और भी कयासों को हवा दे रही है। चक्रवात फेंगल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों ने दस्तक दे दी है। पेंगल के कारण कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर चेन्नई हवाई अड्डे पर भी तूफान का असर पड़ा है, जहां उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डे को 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तूफान के कारण एक व्यक्ति की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नियंत्रण कम में पहुंच हालात की निगरानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बदल की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
संभल में मस्जिद पर सर्वे को लेकर हुए विवाद में हिंसा के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में किसी भी दल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। मुरादाबाद मंडलायुक्त ने सपा से दौरा स्थगित करने की अपील की है। पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभल में हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि हालात सामान्य होने तक किसी भी प्रतिनिधि मंडल को क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शनिवार को उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि संभल में अस्थायी आदेश लागू है, अभी किसी को क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब वहां जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से सहयोग करने और अपनी प्रस्तावित यात्रा को स्थगित करने की अपील की। कमिश्नर ने कहा कि संभल में हालात को और खराब होने से बचाने के लिए सपा को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। अभी जांच जारी है और हम साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के संभल में हिंसा की आग अब बुझ गई है, लेकिन उसके निशान बाकी रह गए हैं। किसी का घर उजड़ गया तो किसी का परिवार। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। संभल हिंसा में घायल हसन, आजीम और वसीम, जिन्हें गोली और पैलेट लगी है। हसन के परिवार का दावा है कि यूपी पुलिस उन पर 10 संदिग्धों के नाम लेने का दबाव बना रही है। परिजनों का दावा है कि हसन के हाथ में गोली लगी है। हसन की बहन आशिया ने कहा कि हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मेरे पिता की नवंबर में मौत हो गई थी और भाई हसन को हिरासत में रखा गया है। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके हाथ की सर्जरी जरूरी है, नहीं तो हाथ काम करना बंद कर देगा। उससे पहले संभल अस्पताल ले जाया गया और बाद में मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते के तीसरे दिन हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का बयान सामने आया है। नईम कासिम ने समझौते में पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है। गाजा और लेबनान युद्ध के बीच पड़ोसी सीरिया में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। सीरिया में विद्रोहियों की सेना ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार सेना को मात देकर देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर लगभग कब्जा कर लिया है। सीरिया के मानवाधिकार गुटों ने बताया कि इस लड़ाई में अब तक 277 से ज्यादा सैनिक और आम लोग मारे गए हैं। करीब 8 साल के बाद विद्रोही एक बार फिर से अलेप्पो में घुसे हैं। इससे पहले साल 2016 में बशर अल असद की सेना ने रूस और ईरान की मदद से विद्रोहियों को पीछे ढकेल दिया था। अब अचानक से ये विद्रोही सक्रिय हो गए हैं और सीरिया में असद सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान है। इस लड़ाई का एक पहलू सिया बनाम सुन्नी की जंग भी है। आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को अगले हफ्ते फिर से कमाई का मौका मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते 3 नए आईपीओ की एंट्री होने जा रही है। इनमें एक मेन बोर्ड से है, जबकि 2 एसएमई सेगमेंट से हैं। वहीं अगले हफ्ते 8 आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी। अगर आप शेयर मार्केट में आईपीओ के जरिए निवेश करते हैं और इन आईपीओ पर दांव लगाना चाहते हैं तो पैसा तैयार रखें। साल के आखिरी महीने दिसंबर में आईपीओ की संख्या कम रह सकती है। वैसे भी भारत ने इस साल आईपीओ के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल आईपीओ लाने वाला भारतीय मार्केट अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देया बन गया है। हो सकता है कि दिसंबर के आखिरी तक आईपीओ की संख्या इतनी बढ़ जाए कि अमेरिका भी पीछे रह जाए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। फिल्म 52 साल में ऐसा करने वाली पहली फिल्म साबित हुई है पुष्पा 2। द रूल मुंबई के प्रतिष्ठित गेयटी गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स में सभी 6 स्क्रीनों पर प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए तैयार है। फिल्म के हर दिन कुल 18 शो होंगे। इस तरह अल्लू अर्जुन की यह फिल्म सिनेमा जगत में 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को पहले से ही शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। सीटें तेजी से भर रही हैं। मुंबई में हाल ही में कार्यक्रम में मुख्य अभिनेता अल्लू अर्जुन ने खुलासा किया कि फिल्म विश्व स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ 12,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज होगी। अब यह गेयटी गैलेक्सी के सभी 6 स्क्रीनों पर प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। एक मल्टीप्लेक्स जो आमतौर पर केवल 2 या 3 स्क्रीनों पर फिल्में दिखाता है।
अंडर 19 एशिया कप 2024 में आज भारत का सामना पाकिस्तान से है। मुकाबले में पाकिस्तान में भारत को जीत के लिए 282 रनों का टारगेट दिया है। टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर करीब 230 रन बना लिए हैं। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान साद बेग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला सही साबित हुआ और पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट पर 281 रन बनाए। सहजेब खान ने सबसे ज्यादा 159 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। उस्मान खान ने 6 चौके की मदद से 94 गेंदों पर 60 रन बनाए।